इश्यू है बेरोजगारी, भूखमरी, नौजवानों को नौकरी ना मिलना, और ये जो सवाल हैं इन पे सब लोगों को सड़क पे कूद पड़ना चाहिए जी। और अगर हम सड़क पे चले जाएंगे तो नौजवान भी सड़क पे आ जाएंगे, किसान भी आ जाएंगे, और ये सरकार हवा में उड़ जाएगी। भारत के लोग राम के नाम पे कोई ज्यादा वो नहीं होते। मेरे गांव में 15,000 की आबादी है, 300 साल पुराना मंदिर है, 3 आदमी जाते हैं घंटी बजाने जी। एक तो पूरे उत्तर भारत में आर्य समाज का असर है, पोंगापंथी लोग हैं नहीं है, और ये सबको बनाना चाहते हैं उसी तरह से। अडानी की जितनी इम्पोर्टेंट वेल्थ है इनके बिना नहीं हुई है। अब ये कल वहां थे यूएई में, 7 बार गए यूएई, क्योंकि अडानी का सारा बिजनेस वहीं पे। ओके। उन किसानों ने तय किया है कि भाई तुम हमें दिल्ली नहीं जाने दोगे, हम तुम्हें चंडीगढ़ नहीं जाने देंगे। जी जी जी। वो बैठ जाएंगे और बाकी देश जो है वहीं बढ़ जाएगा। देश, इस देश में वो डर रहे हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार कर रखा है जी। वो अपने भ्रष्टाचार की पूंजी पे बैठे हुए डरे हैं जी जी। जो फकीर है वो नहीं डरे। मैं तो नहीं डर रहा, मेरा ये एक कमरा है और ये 20 साल से मैं इसी एक कमरे के मकान में रहता हूँ जी जी। तो मैं तो नहीं डर रहा हूँ, इसी तरह और लोग नहीं डर रहे हैं। आज मैं देखा था मेरे फोन पे उनकी लाशें रखी हैं जो कॉफिन्स रखे थे जी। वो कॉफिन श्रीनगर में रखे थे। इनकी ड्यूटी बनती थी कि श्रीनगर जाके फूल चढ़ाते जी। राजनाथ सिंह गए, मैं गया, हम लोगों ने फूल चढ़ाए। इन्होंने ये कहा कि ये बॉडी यहाँ लाई जाए कॉलम पे, तब मैं फूल चढ़ाऊंगा। मैं उसमें लूप में नहीं था। अगर वो मेरे से मांगते एयरक्राफ्ट तो मैं दे देता। सीआरपीएफ ने होम मिनिस्ट्री से 5 एयरक्राफ्ट मांगे और ये कहा कि एक दिन में हम जम्मू से श्रीनगर फेरी कर देंगे सारी फोर्सेस। तो इतना लंबा कॉन्वॉय सड़क से नहीं जाता है क्योंकि वहाँ टेररिस्ट स्टेट जी। सर, सबसे महत्वपूर्ण बात पुलवामा अटैक को लेके आपके मुखर बिंदु से सुनी है देश ने, और बहुत क्यूरियस था ये पूरा देश सुनने के लिए, और बहुत स्तब्ध भी था, हैरान भी था कि देश में इस तरह से लोगों का मारा जाना और सैनिकों का मारा जाना, और इस बात को पूरे देश ने बखूबी जाना और समझा। और देश इस बात से हैरान भी है और नाराज भी है कि जिन सैनिकों के सहारे हमारे देश में इंटरनल सुरक्षा और एक्सटर्नल एग्रेशन से जो सुरक्षा लोग करते हैं, हम शांति से सो सकते हैं, उन लोगों की सुरक्षा को इतना हल्के तरीके से लिया गया। वो हल्के तरीके से लिया गया या आपको लगता है देश तो ये समझता है वो षड्यंत्र ही था, चाहते ही थे कि देश के सैनिक मरे और उनकी लाशों पर राजनीति की जाए? इसके बारे में आप स्पष्ट तौर पे क्या कहना चाहते हैं? पुलवामा को कल 5 साल हो गए जी। और जब ये हुआ था, मैंने, बहुत से लोग कहते हैं साहब जब पावर में थे क्यों नहीं बोले, मैं तत्काल बोला जी। और मैंने इनको ढूंढवाया कि इनको ये अपनी कोई शूटिंग करा रहे थे पर्सनल नेशनल कॉर्बेट पार्क में। तो ये मुझे 6 बजे हाथ लगे जी। तो इन्होंने पूछा क्या हुआ सतपाल भाई? ने कहा हमारे 40 जवान हमने खो दिए और वो हमारी गलती से गए। तो उन्होंने मुझे कहा नहीं अभी चुप रहो। मैं 2 चैनल को ये बोल चुका था। 2 घंटे बाद मुझे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का फोन आया और डोभाल साहब का। उन्होंने कहा सतपाल भाई अभी चुप रहना है, इसको बोलना नहीं जी। आप बोल चुके? मैं हाँ मैं बोल चुका हूँ। तो मेरा कन्विक्शन है कि हमारी गलती से हुआ, कि अभी चुप रहिए, मैं समझाए कोई जांच वांच कराएंगे। ये तो अगले ही दिन से उसका पॉलिटिकल फायदा उठाने में लग गए और भाषण करने लगे कि वोट देने जाओ तो पुलवामा के शहीदों को याद रखना, ये करना वो करना, और आज तक उसकी जांच नहीं हुई। तो उसमें मैं एक जानकारी देश के लोगों को देना चाहता हूँ कि वो, मैं उसमें लूप में नहीं था। अगर वो मेरे से मांगते एयरक्राफ्ट तो मैं दे देता। सीआरपीएफ ने होम मिनिस्ट्री से 5 एयरक्राफ्ट मांगे और ये कहा कि एक दिन में हम जम्मू से श्रीनगर फेरी कर देंगे सारी फोर्सेस। तो इतना लंबा कॉन्वॉय सड़क से नहीं जाता है क्योंकि वहाँ टेररिस्ट स्टेट है जी। 4 महीने उनकी अर्जी होम मिनिस्ट्री में पड़ी रही और आखिर में उसको रिजेक्ट कर दिया जी। तब वो सड़क से चले और ये दुर्घटना हुई। तो मैं ये मानता हूँ ये दुर्घटना हमारी लापरवाही से हुई। मैं ये तो नहीं कहूँगा इनकी साजिश थी, लेकिन हमारी लापरवाही से हुई और आज तक कोई जांच नहीं हुई है, किसी को जिम्मेवार नहीं ठहराया गया और कोई सर कलम नहीं हुआ जी जी। तो सर आप ये नहीं मानते कि जिन लोगों ने एप्लीकेशन रिजेक्ट दी उसका कोई रीजन बताया होगा? बिना रीजन बताए इतने लोगों की जान को खतरे में डालना क्या है अपने आप में अपराध या आपराधिक षड्यंत्र नहीं है? बिल्कुल। देखिए ये
होम मिनिस्टर और उसके स्टाफ के ऊपर ये बात आती है जी। उन जांच होती तो जवाब देना पड़ता, जांच तो हुई नहीं। तो एक और जहन में प्रश्न आता है, काफी लोग चर्चा भी करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट भी चर्चा करते हैं, आपको फोन करने के बाद कितनी देर में प्राइम मिनिस्टर से आपकी बात हो पाई? प्राइम मिनिस्टर शूटिंग करा रहे थे नेशनल कॉर्बेट पार्क में जी। और नेशनल कॉर्बेट पार्क में मैं बहुत बार गया हूँ, वहाँ का रिवाज है कि वहाँ अंदर कोई टेलीफोन की सुविधा नहीं है, तो मैं इनको कांटेक्ट ही नहीं कर पाया। और ये बाहर जब निकले हैं शूटिंग के बाद 5-6 बजे, तब इन्होंने मुझे फोन किया। इनके स्टाफ से मेरी बात हो गई थी, उन्होंने बताया साहब वो ढूंढ रहे हैं आपको। तब इन्होंने पूछा कि क्या हुआ, मैंने बताया ऐसे ऐसे हमारी इतनी शहादत हो गई है और ये हमारी गलती से हुई। तो उन्होंने फौरन कहा कि नहीं आप इसकी चुप रहिए। आपने जब कांटेक्ट करना शुरू किया और वापस रिप्लाई या कांटेक्ट कब हो पाया, कितना समय का अंतर था? 6 बजे हो पाया, मैंने 12 बजे शुरू किया। 12 बजे से लेके 6 बजे तक का किसी गवर्नर को भी, वो J&K के गवर्नर को, इतने सेंसिटिव एरिया के गवर्नर को, जहां 370 और ये सारे मामले थे, सुरक्षा के इतने गहन मामले हैं, वहां किसी गवर्नर को हाथ लगता है देश का प्राइम मिनिस्टर 6 घंटे में? क्या समझते हैं कि 6 घंटे लावारिस था देश, और 6 घंटे में एक गवर्नर को कांटेक्ट करने में जवाब आता है प्राइम मिनिस्टर का? इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर इतना हल्के से लेते हैं देश की सुरक्षा, या उनका कांटेक्ट करने का तरीका, या उनको पहले इस बात का पता चल चुका था और वो इग्नोर कर रहे, तो जानबूझ के कांटेक्ट नहीं करना चाहते थे? कॉर्बेट पार्क हो या कोई भी पार्क हो, सैटेलाइट फोन की सुविधा होती है प्राइम मिनिस्टर के साथ। प्राइम मिनिस्टर के साथ पूरा सुरक्षा का पूरा तंत्र होता है उनके साथ, और देश की सुरक्षा उनके हाथों में है, न्यूक्लियर पावर का सिस्टम भी उनके हाथों में है। ऐसा प्राइम मिनिस्टर 6 घंटे में अवेलेबल हो किसी गवर्नर को, वो भी J&K के गवर्नर को, क्या अपने आप में बड़ा प्रश्न चिन्ह पैदा करता? सर मुझे बहुत अफसोस हुआ था। वो असल में बेसिकली उनको पता तो चला होगा कि मैं कांटेक्ट करना 100%, लेकिन वो उस वक्त अपनी शूटिंग की मस्ती में थे। मुझे ऐसा लगता है सर, मैं जो पर्सन जनता की तरफ से ये और वकीलों की तरफ से, कि उनको इस मामले का पता चल चुका था और 6 घंटे में आपसे बात हुई है। वरना कोई इस तरह का इशू जहां सैनिक कितने लोग मारे गए, इंटेलिजेंस एजेंसी को भी पता होगा, मिस्टर डोभाल को भी पता होगा, और उन्होंने जरूर कांटेक्ट किया होगा, और आपसे जो जवाब दिया उन्होंने, और जवाब गोलमाल करने के लिए आपसे कांटेक्ट किया गया। इसमें एक और पहलू है। आज मैं देख रहा था मेरे फोन पे उनकी लाशें रखी हैं, जो कॉफिन्स रखे थे जी, वो कॉफिन श्रीनगर में रखे थे। इनकी ड्यूटी बनती थी कि श्रीनगर जाके फूल चढ़ाते जी। राजनाथ सिंह गए, मैं गया, हम लोगों ने फूल चढ़ाए। इन्होंने ये कहा कि ये बॉडीज यहाँ लाई जाए पालम पे, तब मैं फूल चढ़ाऊंगा। वो बॉडीज वहीं से डिस्पैच होनी चाहिए थी उनके घर के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्होंने बॉडीज को पालम पे मंगवाया और तब उस पे रीफ ले किया, यानी वोट की राजनीति के लिए लाशों का जुलूस निकाला के गए वहाँ। यस यस यस। तो सर इसमें लोग ऐसा मानते हैं, बहुत सारे लोग इस तरह की बात करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर वोट की राजनीति के लिए या कुछ भी इस तरह के उस करने के लिए कुछ भी ड्रामा कर सकते हैं। हाँ। दूसरा, बहुत सारे लोग हमारे सुप्रीम कोर्ट में ये क्वेश्चन उठाते हैं कि गुजरात मॉडल विनाश का मॉडल है, गुजरात मॉडल शोषण का मॉडल है, गुजरात मॉडल हत्याओं का मॉडल है, गुजरात मॉडल अच्छे अफसरों को या लोगों की आवाज़ दबाने का मॉडल है, और जो लोग सरकार के खिलाफ बोले या तो वो मिटा दिए जाएं या उनको जेलों में डाल दिया जाए और उनकी जमानत सुप्रीम कोर्ट तक भी ना होने दी जाए। इसलिए गुजरात का मॉडल का जो खून मुंह लगा हुआ है गुजरात मंडली को, वो देश में इस तरह का एक माहौल चाहते हैं। इसलिए उनको डर है कि हमारी गर्दन कोई पकड़ सकता है, तो इस देश में किसान पकड़ सकते हैं, मजदूर जो जिनके पास कोई ठगी ठोरी का पैसा नहीं, जो अपनी मेहनत से रोटी खाते हैं, इसलिए वो किसी भी तरह किसानों का आंदोलन कुचलना चाहते हैं। क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल ठीक है। वो गुजरात में तो एक मिस्टर भट्ट है जो IPS थे। यस यस। वो इनके खिलाफ बोले, इन्होंने इनको आजीवन कारावास करा दिया। हाँ, लोग ये कह रहे हैं, वकील ये कह रहे हैं, शुक्र उनकी हत्या नहीं हुई, कम से कम जेल में उनकी जिंदगी बची हुई है। उनकी वाइफ बहुत लगी हुई है, लोगों से आह्वान करते हैं हमारी मदद करो। और वकीलों को ये लगता है कि लोगों के फंडामेंटल राइट, या कुछ लोगों को जिनको खास तौर पे प्राइम मिनिस्टर मोदी या गृह मंत्री, उनसे किसी की रंजिश है, तो उन लोगों को जमानत इस देश में नहीं मिल सकती। ऐसा एक माहौल चल रहा है, ऐसी बातें सुप्रीम कोर्ट में चलती हैं और ये दिखाई भी देता है। मेरी Z+ सिक्योरिटी जी सारी हटा ली। अब एक सिपाही है, मेरी सिक्योरिटी मिला भी नहीं होगा आपको कहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं मिली। आपकी सुरक्षा, आप देश के लोग हैं सर। मैंने
370 हटाने की चिट्ठी मेरे साइन से आई। और मैं एक और बड़ी बात मानता हूं, हमने आपसे चर्चा की थी और कुछ वकीलों ने कोशिश की थी और हम लोगों को कहा भी था कि मलिक साहब से पूछिए, हम पिटीशन डालते हैं उनकी सुरक्षा के लिए। आपका जवाब आया, बहुत अच्छा जवाब आया। आपने सोचा, आपने कहा कि मैं खुद सुरक्षा मांगूंगा तो ये लोग सोचेंगे डर गए और देश के लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा, और मेरी सुरक्षा देश है, मेरा समाज मेरी सुरक्षा है। ये आपकी बात बहुत दुरुस्त रही सर। सर, इससे आगे बढ़ते हैं। क्या गुजरात मॉडल का जो माहौल है, जो डर का माहौल या जो भय का माहौल है, क्या किसान उस माहौल को बदल डालेंगे? बिल्कुल। देखिए, डर कौन रहे हैं इस देश में? वो डर रहे हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार कर रखा है जी। वो अपने भ्रष्टाचार की पूंजी पे बैठे हुए हैं, डरे हैं जी जी। जो फकीर हैं वो नहीं डरे। मैं तो नहीं डर रहा, क्योंकि मेरे यहाँ ये एक कमरा है और ये 20 साल से मैं इसी एक कमरे के मकान में रहता हूँ जी जी। तो मैं तो नहीं डर रहा हूँ, इसी तरह और लोग नहीं डर रहे हैं। और ये किसानों वाला तो ऐसा छेड़ दिया है इन्होंने, अगर बदतमीजी की तो किसान ना सिर्फ दिल्ली आएंगे बल्कि इनको भगा देंगे। बहुत सारे वकीलों का ये मत है कि दिल्ली सबकी है, दिल्ली किसी के बाप की नहीं है, दिल्ली प्राइम मिनिस्टर की नहीं है, दिल्ली राष्ट्रपति की नहीं है, दिल्ली देश के चीफ जस्टिस की नहीं, दिल्ली इस देश के लोगों की, सबकी है। और अंतर्राष्ट्रीय कानून भी जिस पे भारत ने साइन किए हुए हैं, वो सब भी ये कहते हैं लोग अपनी आवाज़ डेमोक्रेसी में उठाने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर वो कानून के दायरे में रह के बिना हिंसा के डिसिप्लिन तरीके से, अहिंसक तरीके से अपना प्रदर्शन या मांग रखते हैं तो उस पर किसी तरह की भी रोक नहीं हो। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी उल्लंघन कर रही है सरकार, और खुद सड़क खोदने का और कांटे लगाने का काम कर रही है। कांटे लगाना, सड़क खोदना, वो डालना, टीयर गैस शेडिंग करना जी। लेकिन अब एक अच्छी बात आपको बता रहा हूँ, उन किसानों ने तय किया है कि भाई तुम हमें दिल्ली नहीं जाने दोगे, हम तुम्हें चंडीगढ़ नहीं जाने देंगे जी जी जी। वो बैठ जाएंगे और बाकी देश जो है वहीं बढ़ जाएगा देश। ये बहुत खतरनाक काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे वकीलों ने सर, सुप्रीम कोर्ट के जो बार एसोसिएशन है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, वहाँ के अध्यक्ष हैं आदिश अग्रवाल, उसने प्रसिद्धि के लिए या कोई लाभ लेने के लिए या सरकार के कहने पे एक लेटर चीफ जस्टिस को दिया और उसको पूरे मीडिया में छपवा दिया, और उसमें कहा इन किसानों को जो गलत काम कर रहे हैं इनके खिलाफ सो मोटो एक्शन लिया जाए। इस तरह का लेटर देके जब किसानों के फोन वकीलों को पास आने लगे, अपने अपने जो जानकार वकील हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के वकील इकट्ठे हुए और उन्होंने प्रेसिडेंट को ही हटाने के लिए एक रिक्विजिशन दी, और नो कॉन्फिडेंस मोशन जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में आने वाला है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं तो चाहता हूँ जल्दी से जल्दी आए। यूरोप के 9 मुल्कों में किसान आंदोलन चल रहा है, कहीं की सरकार मिसबिहेव नहीं करती, यहीं किसानों के साथ मिसबिहेव होता है हमारे देश में। तो वकीलों के हिसाब से सर, जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं करता, जो मिसयूज करता है लोगों का, वो खुद अपराधी है। तो आज के दिन वकीलों की ये आवाज है कि किसान 13 महीने रह के भी पहले कोई भी इंसान, एक चिड़िया को कंकड़ नहीं मारा, यस, ग्रेट एजिटेशन और इतना पीसफुल, मगर सरकार लगता है इस तरह चाहती है कि ये लोग हिंसा पे उतारू हो जाएं और हमें बहाना मिल जाए बदनाम करना, अपराध करने का, गोली चलाने का। उनको खालिस्तानी गुंडे क्या क्या कह रहे हैं। तो क्या आपको ये नहीं लगता जब सरकार के लोग अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करते हैं, गैर कानूनी काम करते हैं, तो FIR किसानों की बजाय ऐसे अधिकारियों पे, ऐसे नेताओं पे होनी चाहिए और उसको कंक्लूजन तक ले जाना चाहिए, सिर्फ होनी नहीं चाहिए, पूरा मुकदमा लड़के जेल भिजवाना चाहिए, नौकरी खत्म करनी चाहिए। आज एक बहुत बड़ा फैसला आया सर, देर आए दुरुस्त आए, काफ़ी दिनों में आया। इस मामले में ढिलाई रही समय की, जबकि इस तरह के मामलों में बहुत जल्दी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को फैसले देने चाहिए, जिससे पूरे देश के लोगों के फंडामेंटल राइट जुड़े हुए हैं। एक बहुत बड़ा स्कैंडल था जिसको धराशायी किया आज सुप्रीम कोर्ट ने, और उन्होंने कहा ऐसा नहीं चल सकता इस देश में, जिसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन लोगों का फंडामेंटल राइट है, उसको जानने का सबका अधिकार है। और इलेक्शन कमीशन को भी कहा है और बैंक को भी कहा है, सब इनको बताओ और वेबसाइट पे लगाओ किसने पैसा दिया। सारा करप्शन था, रिश्वत की सारी जी जी, और वो अब आ जाएगी, अब तो खुल जाएगा। क्या अब ये दिल्ली सरकार पे, आप पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं कि भाई शराब पॉलिसी, शराब घोटाला हो गया और उनके नेताओं को जेल में डाला हुआ है, तो आपको लगता नहीं ये उससे भी कई गुना बड़ा घोटाला है? इलेक्टोरल बॉन्ड, ये तो बहुत, इलेक्टोरल बॉन्ड तो बहुत बड़ा, इसमें देर तक दूर तक खोजोगे तो प्राइम मिनिस्टर खुद इन्वॉल्व मिलेगा,
यस, जैसे अब ये अरविंद केजरीवाल को सरकारी गवाहों के सहारे पकड़ना चाहते हैं, क्या फ्यूचर में नंबर देश के प्राइम मिनिस्टर का नहीं होगा इस घोटाले में? बिल्कुल होगा जी। तो सर लोग ये भी कह रहे हैं 16-17 हजार करोड़ रुपए मिले हैं बीजेपी के अकेले को, बाकी को तो बहुत मुश्किल के थोड़ा सा बहुत ही नमक मात्र मिला है। तो लोग ये कह रहे हैं ये एक तरह का भ्रष्टाचार था, जिन लोगों को इलीगल बेनिफिट दिए गए, जिन कंपनियों को पैसा दे के या किसी का लोन माफ किया गया, उन लोगों से बैकडोर में एक नंबर का पैसा, ताकि बीजेपी के सारे दफ्तर बन सके, आरएसएस की बिल्डिंगें बन सके, उस 2 नंबर के उस रिश्वत को 1 नंबर के जरिए लेके। यस, तो फ्यूचर में तो ये लगता है सर आपको, ये सारे बीजेपी के ऑफिस और आरएसएस की जितनी बिल्डिंगें, महान बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं, इसके आधार में, इसकी नींव में भ्रष्टाचार का पैसा है? पक्का 100%। जी। तो इसकी जांच होगी तो ये देश के जो आज तानाशाही पे जो उतारू लोग हैं, ये पकड़ में नहीं आएंगे, प्रधानमंत्री तक पहुंचे। जी जी बिल्कुल। सर आपका क्या संदेश है ऐसे माहौल में, किसानों के लिए, आम जनता के लिए, पूरे देश के लिए, जो भय का वातावरण देश में है, इससे देश को कैसे निकाला जाए, या देश इससे कैसे बचे, या सामना कैसे करें अन्याय का? कि जो ये नहीं है इशू जिन पे हम लड़ रहे हैं जी, इशू है बेरोजगारी, भूखमरी, नौजवानों को नौकरी ना मिलना, और ये जो सवाल हैं इन पे सब लोगों को सड़क पे कूद पड़ना चाहिए जी। और अगर हम सड़क पे चले जाएंगे तो नौजवान भी सड़क पे आ जाएंगे, किसान भी आ जाएंगे, और ये सरकार हवा में उड़ जाएगी। जी सर, क्या आपको लगता है जो सबसे बड़ी पार्टी देश में अपने आप को बताते हैं, उसके अंदर कोई इंटरनल डेमोक्रेसी है? बीजेपी में जी, वो तो हो ही नहीं सकती, उसकी जो बनावट है, उसका जो सिस्टम है, वो जो गाइडेड है आरएसएस से, वहां डेमोक्रेसी का कोई मतलब ही नहीं। तो ये जो 22 तारीख को एपिसोड हुआ था झंडे फहराने का, जय सिया राम लिख के, 26 जनवरी से 2-4 दिन पहले ही, इसमें क्या लगता सर, ये डेट स्पेशल गणतंत्र दिवस का महत्व कम करने के लिए, ये तो असल में या तिरंगे का महत्व कम करने के लिए? वो अपना बड़ा सवाल बनाना चाहते थे चुनाव के लिए, जो नहीं चला। वो 15 दिन भी नहीं चला इनका। और मैं आपको बताता हूँ, भारत के लोग राम के नाम पे कोई ज्यादा वो नहीं होते हैं। मेरे गांव में 15,000 की आबादी है, 300 साल पुराना मंदिर है, 3 आदमी जाते हैं घंटी बजाने जी। एक तो पूरे उत्तर भारत में आर्य समाज का असर है, पोंगापंथी लोग हैं नहीं है, और ये सबको बनाना चाहते हैं उसी तरह का। तो वो इनका जो वो था गांव चला नहीं, वो फेल हो गया, तभी तो और सवालों में वापस आए। तो सर बहुत लोग एक प्रश्न और उठाते हैं कि पैसे का करप्शन तो बहुत छोटा है, वैचारिक जो करप्शन है वो देश में ज्यादा खतरनाक साबित होता है। और प्राइम मिनिस्टर दिन में 4-5 ड्रेस जो बदलते हैं नई दुल्हन की तरह, तो एक कमरे से अगर उन कपड़ों की वैल्यू काउंट की जाए तो प्राइम मिनिस्टर की तनख्वाह से ज्यादा वो बनता है। तो क्या लगता है प्राइम मिनिस्टर के कपड़े भी भ्रष्टाचार से आते हैं? कपड़े नहीं, उनका हर काम, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे बोलना नहीं चाहिए, जितना अडानी की दौलत जी वो सारी प्रधानमंत्री की जी। अडानी की जितनी इलगॉटन वेल्थ है इनके बिना नहीं हुई है। अब ये कल वहां थे यूएई में, 7 बार गए यूएई, क्योंकि अडानी का सारा बिजनेस वहीं पे। ओके। प्राइम मिनिस्टर के जो एक्शंस हैं वो अपने आप में करप्शन की तरफ जाते हैं। जी जी जी। तो सर एक और लास्ट क्वेश्चन पे हम फिर खत्म करते हैं बात। जो इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा मिला है जी, उससे कई गुना लोग कैश से जो इलेक्शन में खर्चा होता है लोगों को बांटे जाते हैं। लोग ये कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील ये कहते हैं कि 14-15 हजार करोड़ तो इलेक्टोरल बॉन्ड से जो खरीदा है, ये पैसा तो 1 नंबर में खर्च करना चाहते थे, अपने जहां जहां इनको लगाना था, इससे कई गुना पैसा 2 नंबर का इन लोगों के पास है और इन्होंने पहले भी खर्च किया है देश में, और फ्यूचर में इलेक्शन में भी लोगों का जमीर खरीद के ये किसी भी तरह ईवीएम के जरिए इलेक्शन जीतना चाहते हैं। ईवीएम एकदम बंद होनी चाहिए, पूरी दुनिया में कहीं ईवीएम से कोई चुनाव नहीं होता। हाँ, और सर एक और बात है, इवन हमारा जो साइबर लॉ है वो ये कहता है कंप्यूटर से रिलेटेड या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का यूज करेंगे उसका एक तौर तरीका है, उसके लिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं, तभी उसको अप्लाई किया जा सकता है। इस हिसाब से तो ईवीएम मशीन इलीगल तरीके से इस देश में यूज होती रही, लोगों का ध्यान नहीं गया, दुनिया में कहीं नहीं हो रही। और जिस चीज में चिप होगी वो मैनेजेबल होगी। तो सर आपको इस बात का भी पता है कि पिछले 2019 के जो इलेक्शन थे
उसमें खुद इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे था 370 सीट के करीब सीटों पे 10,000 से लेकर 25-30,000 तक वोटें ज़्यादा पाई गई और वहीं पे आधार पे बीजेपी जीती। तो इससे ये लोग अंदाजा लगा रहे हैं बीजेपी इलीगल चुनी हुई सरकार है, ये लीगल तरीके से चुनी हुई सरकार नहीं है। बिना ईवीएम के इलेक्शन में नहीं जाएंगे और ओपोजिशन को ये करना चाहिए कि जब तक ईवीएम नहीं हटे तब तक चुनाव में नहीं जाना। तो अगर किसान आंदोलन सफल हुआ तो आपको लगता है ईवीएम के लिए भी आंदोलन देश में सफल हो जाएगा? होना चाहिए, अगर लोग लड़ेंगे तो हो जाएगा। कुछ लोग सर ये कह रहे हैं कि किसानों को चंडीगढ़ में बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि जिस तरह के वो नेता जा रहे हैं उन नेताओं के पल्ले कुछ नहीं है, उनकी चलनी नहीं है। मैंडेट तो लेके जाते हैं। हाँ, मैंडेट लेके जाते हैं, मगर देश की राजधानी सबकी है। ये दिल्ली में मीटिंग होनी चाहिए। किसानों की एक कामयाबी है कि सालों को वहाँ जाना पड़े। हाँ, वो तो जाना ही चाहिए। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को लोगों के पास जाना चाहिए। डेमोक्रेसी एक व्यवस्था है, शासन नहीं है। वहाँ तो लोगों के पास जाना चाहिए, उसमें फक्र महसूस करना चाहिए। व्यवस्था में जो लोग काम कर रहे हैं, जो किसी भी पद पे बैठे हुए हैं, तो आपको नहीं लगता कि किसी भी तरह से वो दिल्ली में घुसने नहीं देना चाहते और इलेक्शन जो जिद कर रहे हैं फार्मर के दिल्ली में आके ही बात करें, दिल्ली में हमें आना ही है ताकि वो घमंड टूटे और वो एक तानाशाही को नीचे देखना पड़े। तो किसानों को एक बार दिल्ली जरूर आना चाहिए। आएंगे बहुत, आप बेफिक्र जी। ये सब 5-4 दिन में टूट जाने इनके जो रास्ते में रोक रखे हैं। हाँ, तो बहुत अच्छी वार्तालाप हुई सत्यपाल मलिक जी से और कई ऐसे प्रश्न थे जो काफ़ी वकीलों के प्रश्न थे। मैंने उनको इन बातों पे चर्चा की और उन्होंने बखूबी जवाब दिया। बाकी सब कुछ देश के सामने ट्रांसपेरेंट तरीके से देश आज किसानों के साथ है और देश ईवीएम से इलेक्शन हटाना चाहते हैं। ईवीएम के जरिए ही लोगों को किसानों के साथ, हाँ, वकील पूरे वकील किसानों के साथ हैं। देश में पहली बार हुआ है कि किसी सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशन के प्रधान ने सरकार की गोद में बैठ के किसानों के खिलाफ लिखने का काम किया चीफ जस्टिस को। इमीडिएट लोगों ने एक्शन लिया, वकीलों ने, और उनको ही पद से हटाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा काम देश के वकीलों ने किया सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट के वकील पूरे देश के राइट टू एक्सप्रेशन, बोलने के अधिकार को और उनमें कोई भय ना हो उसके लिए सतत प्रयास करेंगे और देश की जनता के साथ है। देश की जनता को ये आह्वान और रिक्वेस्ट है और सरकारी मुलाजिमों को भी ये रिक्वेस्ट है, कोई भी बिना लिखित ऑर्डर के देश की जनता के खिलाफ कोई एक्शन ना ले कि अपनी ही बंदूकों से अपने देश के लोगों का खून बहे। तो इसलिए सभी लोगों से, जो भी IAS IPS ऑफिसर हैं, हमारे सैनिक हैं, पुलिस के फोर्स के भाई बहन हैं, वो कोई भी ऐसा काम नहीं करें, भ्रष्टाचारी नेताओं के कहने से मौखिक आदेश पे कोई काम ना करे और अपने लोगों की जान लेने का, खून बहाने का काम ना करे। इसी रिक्वेस्ट के साथ हम आज की चर्चा बंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच।